हेलो पीपल एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ वी टॉक्स। मैं आपको बता दूं कि आज के जो हमारे गेस्ट आने वाले हैं वो एक सीए हैं। जी हाँ, उनका नाम है प्रवीण कोचर और आज हमें उनसे इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर, इन सभी के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलने वाली है। प्लस साथ ही मैं आपको बता दूं कि हमारा ये एपिसोड यानी कि हमारा 11th एपिसोड हमारे वी टॉक्स का आखिरी एपिसोड है। इट डजंट मीन कि हमारा शो ही बंद हो जाएगा, बट हाँ, ये हमारा सीजन जो है उस पर हम ब्रेक देने वाले हैं। बट डोंट यू वरी पीपल, क्योंकि ऑडियो में हमारे सारे एपिसोड्स कंटिन्यूसली चलते रहेंगे हमारे नए नए गेस्ट के साथ। तो आइए पहले तो हम प्रवीण जी से बात करते हैं और ऐसे ही बने रहते हैं मेरे यानी आरजे अनन्या के साथ, ओनली ऑन वी टॉक्स, हमेशा आपके साथ। You are listening V Talks on V Radio 89.6. हमेशा आपके साथ। फाइनली हमारे वी टॉक्स के आज के गेस्ट हमारे साथ आ चुके हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जैसे आज कल की डेट में काफ़ी चर्चित टॉपिक है इनकम टैक्स का, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है उसका समय आ गया है और सभी लोग उसको प्रिपेयर करने लगे हैं। तो मैं चाहता हूं कि रिटर्न भरते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जी। तो सबसे पहले तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रिटर्न कब फाइल करना है। कई लोग समझते कि नहीं, हमको रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमारा टैक्स कट गया है या हमको फॉर्म 16 मिल गया है तो हमें ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट ने इसकी भी एक एग्जेम्पशन लिमिट बनाई है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है, भले ही आपका टैक्स नहीं आ रहा है, स्टिल आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। अगर आप ओल्ड रिजीम में हो, इस बार अब क्या 2 रिजीम और चल रही है, एक चल रही है ओल्ड टैक्स रिजीम और एक चल रही है न्यू टैक्स रिजीम। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से अगर आपके ऊपर इनकम है आपको रिटर्न फाइल करना है, और अगर आप न्यू टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो आपको 3 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम है, भले ही आपका टैक्स नहीं आ रहा है, स्टिल यू हैव टू फाइल द रिटर्न। और कई बार ये भी होता है कि हमारी इनकम नहीं है बट हम कुछ खर्चे कर देते हैं, जैसे कुछ बड़े खर्चे हैं जो गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी है, तो उस केस पे भी आपको आईटीआर फाइल करना कंपलसरी है। मैं 2-3 खर्चे आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर आपने पूरे साल में फॉरेन ट्रैवल किया और उसमें 2 लाख से ऊपर का आपने खर्चा किया, आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर आपका करेंट अकाउंट है, अगर आपने उसमें इस साल में 1 करोड़ से ऊपर डिपॉजिट किया तो आपको आईटीआर फाइल करना है। अगर आपका साल का इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख से ऊपर है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है जिसमें आपको आईटीआर फाइल करना चाहिए। और कई लोग ये भी सोचते हैं कि हमारा टीडीएस कट गया, हमें रिटर्न फाइल नहीं करना है, तो ये बहुत गलत है। अगर आपकी इनकम इससे ऊपर है तो आपको आईटीआर फाइल करना है। तो प्लीज़ 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 आप लोग ध्यान रखें, अगर आपकी इनकम इससे ऊपर है तो आप आईटीआर ज़रूर फाइल करें। एंड व्हाट इफ अगर कोई आईटीआर फाइल नहीं करता है फिर? देखिए, अगर आईटीआर फाइल नहीं करता है तो उस केस में पेनल्टी लग सकती है ना। एक चीज़ और आती है कि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। तो ड्यू डेट अभी जो इंडिविजुअल्स है या एचयूएफ है जिनका ऑडिट नहीं होता है उनके लिए 31 जुलाई का टाइम है। ठीक, अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो ऐसा नहीं कि आप फाइल नहीं कर सकते। आप 31 जुलाई के बाद आपके पास दिसंबर तक का भी टाइम रहता है। आप या तो बिलेटेड रिटर्न फाइल करें या जिसने फाइल कर दिया है वो रिवाइज कर सकता है। बट मान लीजिए अगर आपने आईटीआर फाइल 31 जुलाई तक नहीं किया है, उसके बाद अगर आप फाइल करते हैं तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है, 2.5 लाख से ऊपर है मगर 5 लाख से कम है तो आपको 1000 की पेनल्टी लगेगी। अगर आपकी 5 लाख से ऊपर की इनकम है तो आपको 5000 की पेनल्टी लगेगी। इसलिए आप कोशिश ये करें कि आप अपनी आईटीआर टाइम से फाइल करें, और अगर फाइल नहीं करते हैं तो आपको आपका जो भी स्लैब है कि 5 लाख से कम है या 5 लाख से ऊपर है तो उस हिसाब से आपको आगे चल के इनकम टैक्स से पेनल्टी लग सकती है। अच्छा, और यदि हम डिडक्शंस की बात करें तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? डिडक्शंस, देखिए, एक हमको टैक्स बचाने की गवर्नमेंट ने सहूलियत दी है कि मान लीजिए अगर आप इन चीज़ में इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो टैक्स है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जैसे मैं 2-3 सेक्शन बताता हूँ। एक सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 है जिसमें बहुत सारे डिडक्शंस दिए गवर्नमेंट ने कि अगर आप इन डिडक्शंस में, इन इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको छूट मिल जाएगी। जैसे कि पहला LIC लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा आता है EPF एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड जो आपकी सैलरी से कटता है, तीसरा पब्लिक प्रोविडेंट फंड, चौथा ट्यूशन फीस, बच्चों की अगर आप ट्यूशन फीस देते हो उस पर, म्यूचुअल फंड्स में यहाँ पे ना कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, वो कोई भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और उसकी छूट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में देना है।
तो उसमें क्लियरली लिखा रहता है, वो 3 इयर्स का बॉन्ड रहता है, आप उसके पहले उसको मैच्योर नहीं कर सकते। अगर आप उसी में इन्वेस्ट करोगे तो ही आपको छूट मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। और सुकन्या समृद्धि योजना और इस टाइप की, और एक जैसे मान लो अगर आपने हाउसिंग लोन लिया है तो उस पर जो आप प्रिंसिपल रिपेमेंट पे कर रहे हैं, अगर आप वो पे करते हो तो इन सारे इन्वेस्टमेंट्स पे अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1,50,000। फॉर एग्जांपल आपने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 50,000 LIC में कर दिया, 50,000 ट्यूशन फीस हो गई, 1 लाख PPF, ऐसे करके 3 लाख हो गए, बट आपको मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000 का मिलेगा। और इसके अलावा और भी है, जैसे 80D होता है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपने सेल्फ के लिए कोई इंश्योरेंस कराया, मेडिकल कराया, तो उसके लिए मैक्सिमम 25,000 की लिमिट है। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए कराते हैं तो उसके लिए भी मैक्सिमम 25,000 की लिमिट है। तो इस तरह से आप 50,000 की छूट यहाँ और ले सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट्स वाले डोनेशंस होता है जो 80G के अंदर कवर किया जाता है, कि आपने अगर पॉलिटिकल पार्टीज को दिया या मंदिर में दिया, और अगर वो रजिस्टर्ड है 12A में, ठीक है, तो उस केस में आप अगर उनको भी डोनेशन देते हैं तो आपको इनकम टैक्स के अंदर छूट मिलती है। तो इस तरह कई बहुत टाइप के कुछ इन्वेस्टमेंट्स बताए जिनको इन्वेस्ट करने से आपको टैक्सेस की छूट मिलती है। और हमें ITR फाइल करते वक्त ऐसी कौन सी पॉइंट्स हैं, कौन सी बातें हैं जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए? ये पिछले 2 साल से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। मैं पहले बताता हूँ पहले क्या होता था, फिर बताऊँगा अब क्या हो रहा है। पहले क्या होता था, जैसे मान लो हमारे पास कोई क्लाइंट आता था और उसने बोला कि सर हमारी ये सैलरी है और इसके बेस पे आप ITR फाइल कर दो। तो हमने उसका बैंक स्टेटमेंट और सैलरी ली, और जब हम ऑनलाइन पहले 26 AS चलता था, जिसमें अगर उसका कोई TDS कटा है या तो सैलरी या इंटरेस्ट पे, तो वो हमको पता चल जाता था। तो हमने उसके बेस पे उसकी ITR फाइल कर दी। हमको उसकी अदर इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पाती थी कि उसने शेयर में डील किया है कि नहीं किया है। बट लास्ट 2 ईयर से क्या हो गया, अब AIS और TIS, एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम और टैक्स पेयर्स इन्फॉर्मेशन समरी, अब ये जनरेट होने लगी है। इसमें क्या होता है कि पूरा पर्चा असेसी ने क्या किया है, सब कुछ उसमें आ जाता है। मैं पिछले साल की आपको एक बात बताऊंगा जाऊँ। मेरा एक फ्रेंड था, लास्ट मोमेंट पे उसने मुझे बोला कि प्रवीण मेरी ITR फाइल कर दे। मैंने कहा ठीक है। वो बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता है। उसने अपना फॉर्म 16 मुझे दे दिया। मैं जब ITR फाइल करने लगा तो मैंने सबसे पहले AIS और TIS डाउनलोड किया। तो जब AIS TIS डाउनलोड किया तो उसमें उसने 1 करोड़ के शेयर सेल किए थे। मैंने उसको फ़ोन लगाया कि यार मेरे को ना अपना जो भी शेयर कैपिटल का कैपिटल गेन स्टेटमेंट भेज दे। तो बोलता भाई तू क्या देख रहा है, मेरे को सिर्फ सैलरी मिली है तो उसकी तू रिटर्न भर दे। मैंने कहा नहीं, इसमें तो दिख रहा है कि 1 करोड़ के तूने शेयर सेल किए। बोले तुझे कैसे पता चला? तो मैंने कहा आज की डेट में इनकम टैक्स के पास सारे डाटा है। तो उसने कहा कि अगर मैं नहीं दिखाता हूं तो क्या होगा? मैंने कहा 101% तेरे को नोटिस आएगा, क्योंकि जब आप रिटर्न फाइल करोगे तो उसको क्रॉस चेक किया जाएगा AIS से, और अगर वो मिसमैच हुआ तो आपको नोटिस आ जाएगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जब आप ITR फाइल करो तो सबसे पहले 26 AS, फॉर्म AIS और फॉर्म TIS ये आप डाउनलोड करें, और फिर अपनी सारी इनकम चेक करें कि ऐसा ना हो कि उसमें वो इनकम शो हो रही है और आप उसको शो नहीं करो। उसको मिला के ही आपको ITR फाइल करनी है। अदरवाइज आजकल तो ये भी होता है क्योंकि AI से सारी वर्किंग हो रही है। AI को डिफरेंस मतलब डिफरेंस, भले वो 1 रुपए का डिफरेंस हो। अभी मेरे क्लाइंट को नोटिस आ गया, उसका सिर्फ 1 रुपए का उसने रिफंड ज़्यादा क्लेम कर लिया था, लेकिन उसने जब मैच किया तो 1 रुपए का डिफरेंस दिखा दिया, नोटिस आ गया। अच्छा। फर्क नहीं पड़ा, बट नोटिस आप देखिए, डिफरेंस में नोटिस आता है। तो आपको प्रॉपरली सब चीज़ों को असेस करना है और फिर ITR फाइल करना है। और यदि हम बेनिफिट्स देखें ओल्ड टैक्स में और न्यू टैक्स में, जी, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ओल्ड टैक्स में एक चीज़ है कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो, जो मैंने बताया कि 80C में या 80D में अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स है तब तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट कर सकते हैं। हाँ। ठीक। और पहली चीज़, एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपके पास 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है तब तो आपके लिए न्यू बेनिफिशियल है, क्योंकि न्यू के स्लैब रेट्स कम है। 3 लाख तक टैक्स नहीं लगता, 3 लाख से 6 लाख के बीच में 5% है, 6 से 9 के बीच में 10% है, 9 से 12 में 15% है, और 12 से 15 में 20%, उसके बाद 30% है। तो उसका स्लैब रेट कम है, लेकिन इसमें आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट की छूट नहीं मिलती। गवर्नमेंट ने क्लियर बोल दिया है आप न्यू टैक्स रिजीम में आएंगे कोई इन्वेस्टमेंट की छूट नहीं मिलेगी, जिस स्लैब में आओगे आपको टैक्स लग जाएगा। तो जिसकी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है उसको बाय डिफॉल्ट न्यू करना चाहिए, उसको दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब बात आती है ओल्ड की। तो अगर कोई ओल्ड में जाना चाहता है तो ओल्ड बेनिफिशियल तब रहेगा जब आपके सारे इन्वेस्टमेंट होंगे। जैसे 1.5 लाख का आपका 80C भी ले लिया, 25,000 का आपने 80D भी ले लिया, और एक छूट आपको और मिलती है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट की। मान लीजिए आपने हाउसिंग लोन लिया तो 1.5 लाख की छूट में प्रिंसिपल जो पार्ट अपन पे करते हैं वो तो अपन को 80C में मिल जाता है। उसके अलावा एक सेक्शन है 24B, उसमें जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो बैंक को
उसकी छूट आपको मिल जाती है 24B में, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख रुपीज़। तो अगर आपके पास सारी छूट है, 1.5 लाख की भी है, 25,000 की भी है और ये 2 लाख की भी है, इन दैट केस आपको ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है। अगर आप 15 लाख से कम आपकी इनकम है और आपके पास सारी छूट है तो आपको ओल्ड बेनिफिशियल होगा। और अगर आपकी कुछ भी छूट कम है, मान लीजिए हाउसिंग लोन आपके पास नहीं है, सिर्फ 1.5 लाख या 25,000 की छूट है, उस केस में न्यू बेनिफिशियल रहेगा। बट इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम कि आपकी 9 लाख इनकम है कि 11 लाख इनकम है। तो उस केस में आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। आप दोनों से कैलकुलेट कीजिए, जिसमें कम आ रहा आप उसमें पे कर दीजिए, ठीक है। बट एक जो बेसिक मंत्र है वो यही है कि अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो न्यू में जाइए, और अगर आपके पास 1.5 लाख, 25,000 और 2 लाख ये सारे इन्वेस्टमेंट है तो 15 लाख से कम इनकम में आपको ओल्ड बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा अगर कुछ और परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन बैठता है उस केस में आप दोनों से कैलकुलेट करिए, जो बेनिफिशियल होगा आप उससे भर दीजिए। अच्छा, और यदि हम स्कीम्स की बात करें तो एवरी ईयर हमेशा मतलब बहुत ही कॉन्स्टेंटली अगर स्विच करते हैं स्कीम्स, फिर हाँ, इसमें एक लूप होल है कि अगर आप सैलरीड पर्सन हो तब तो यू कैन चेंज एवरी ईयर। आपको इस साल मान लो न्यू में बेनिफिशियल है, न्यू में कर लो, अगले साल ओल्ड में जाना, फिर न्यू में। अभी तक जो प्रोविजन आया आप हर साल चेंज कर सकते हो। बट फॉर बिजनेस और प्रोफेशनल्स उनको सिर्फ 2 बार है लाइफ में छूट। अच्छा, इस साल से क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने कि आपको न्यू के साथ ही बाय डिफॉल्ट स्कीम कर दी कि आपको न्यू में भरना है। अब मान लीजिए मेरे इन्वेस्टमेंट सारे हैं तो मुझे ओल्ड बेनिफिशियल रहेगा, तो मुझे स्विच करना पड़ेगा न्यू से। तो मैंने इस बार ओल्ड में स्विच किया, तो उस स्विच करने के लिए मुझे एक फॉर्म भरना पड़ेगा 10IEA, ठीक है। वो फॉर्म पहले फाइल करूंगा कि मैं ओल्ड में जाना चाहता हूँ और मैंने रिटर्न फाइल किया, और उसके बाद मैं एक बार बस वापस आ सकता हूँ न्यू में। इसके बाद मेरे पास ऑप्शन नहीं है। मतलब जो बिजनेस और प्रोफेशनल है उसके पास 2 ही ऑप्शन है, एक बार जाएगा और एक बार वापस आ सकता है। बट सैलरीड पर्सन के लिए अच्छा, कोई लिमिट नहीं है, आप हर साल बदल सकते हो आज के प्रोविजन के हिसाब से। अच्छा, और रिटर्न फाइल करने के हम बेनिफिट्स देखें, फिर उसमें आप रिटर्न फाइल करने के बहुत बेनिफिट्स हैं। हाँ। पहला बेनिफिट तो मैं ये देखूंगा कि भले आपकी इनकम कम है बट क्या होता है, रिटर्न फाइल करने से आपकी कैपिटल जनरेट होती है। फॉर एग्जांपल आपकी 2 लाख की इनकम है, ठीक है। अगर आप 10-10 साल से 2 लाख की अगर रिटर्न भर रहे आते तो आज आपकी बुक्स में 20 लाख की कैपिटल होती है। आज आप कुछ खरीदना चाहो तो 20 लाख तक गवर्नमेंट आपसे कुछ नहीं बोल सकता। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपकी कैपिटल जनरेट होती है। दूसरी चीज़, अगर आपका TDS कटा है तो आप TDS क्लेम कर सकते हो। मैंने कई लोगों को देखा है कि बैंक में उनकी मान लीजिए 1 लाख रुपए की FDR है, तो बैंक क्या करता है 10% TDS काटता है। अगर आप 15G नहीं भरो तो 10% TDS उन्होंने 10,000 काटा। अब जिनकी इनकम कम है उन लोग दिमाग नहीं लगाते। अगर आप ITR फाइल कर दोगे ना तो आपको 10,000 रिफंड आएगा, क्योंकि आपकी इनकम ही नहीं है ज़्यादा। तो एक फ़ायदा यह है कि आपको TDS रिफंड मिल जाता है। दूसरा, 2 फायदे हो गए। तीसरा हो गया, अगर आपके कोई लॉसेस है, जैसे सपोज कीजिए आप शेयर ट्रेडिंग करते हैं या आप हाउस प्रॉपर्टी है उसमें लॉस आ रहा है, तो अगर आप रिटर्न तो फाइल करना कंपलसरी है, लेकिन जब लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करना होता है तो एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ता है कि हमको टाइमली रिटर्न फाइल करना है। तो ड्यू डेट है जैसे 31 जुलाई, तो अगर आप 35 जुलाई के पहले रिटर्न फाइल कर दोगे तो ये लॉसेस आपको कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड हो गए, मान लीजिए इस साल आपको 1 लाख रुपए का शेयर में लॉस है, ठीक, आपने रिटर्न फाइल कर दी। नेक्स्ट ईयर मान लीजिए आपको शेयर में 2 लाख का प्रॉफिट आता है, तो आपको 2 लाख पर टैक्स नहीं देना है। 1 लाख आपका ये जो कैरी फॉरवर्ड है ये ब्रॉड फॉरवर्ड होगा और 2 - 1 लाख पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो आपको 1 लाख का नुकसान और हो जाता है। तो फाइलिंग के बहुत सारे बेनिफिट है। चौथा बेनिफिट ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको बैंक से लोन लेना है ना, आप कभी बैंक में लोन लेने जाओगे तो वो बोलेगा या तो फॉर्म 16 दीजिए या तो फिर अपनी ITR लेके आइए। 3 साल की ITR मांगते हैं, तो उस समय क्या करते हैं, फिर सब भागते हैं कि 3 साल की मेरी ITR फाइल कर दो। उसमें भी कई बार कुछ बैंक्स ये प्रॉब्लम करते हैं कि 2 ITRs के बीच में एटलीस्ट 6 मंथ्स का गैप होना चाहिए। तो अब अगर आप आज ही तीनों रिटर्न फाइल कर दोगे तो गैप नहीं होता, तो वहाँ पे उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो आपकी कैपिटल भी जनरेट हो रही है, प्लस आपको लोन के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि घर में जितने भी लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो भी 18 साल से ऊपर है, ITR सबको फाइल करनी जरूरी है, करना चाहिए, क्योंकि कब वो काम आएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। तो इट इज़ कंपलसरी फॉर मी कि अगर आप आफ्टर 18 ईयर से भले आपकी 50,000 की इनकम है, आप ITR जरूर फाइल कीजिए। इसके बेनिफिट आपको बहुत मिलेंगे। और जैसे कि ड्यू डेट के बाद यदि कोई करना चाहे रिटर्न फाइल, तो फिर ड्यू डेट के बाद भी रिटर्न फाइल हो जाती है, बट उसमें जो प्रॉब्लम है, एक तो ये है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आपको 1,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी, और अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर है तो आपको उसमें 5,000 की पेनल्टी लगेगी। एक तो पेनल्टी से भरोगे, मतलब पेनल्टी भरनी पड़ेगी। सेकेंडली, जो मैंने आपको बताया था कि लॉसेस, वो लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेंगे फिर आपको।
वो ड्यू डेट पे ही मिलते हैं, तो वो आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश हमेशा रहेगी कि हम ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल करें। और जैसे आधार और पैन लिंक रहते हैं उसमें, हाँ, अभी गवर्नमेंट पिछले 6-7 साल से चिल्ला के कह रही है कि पैन आधार सही लिंक करो, बात पैन है, आधार हाँ। लिंक करो, लेकिन जो हमारे देश के लोग हैं जब तक उनको लात नहीं पड़ती वो काम नहीं करते, है ना, ऐसा ही बात चलता है। तो 2 साल पहले तक तो कोई इशू नहीं था। पहले तो क्या होता था, नाम भी गलत होता था तो पैन आधार लिंक हो जाता था, बस नाम आप पैन को आधार से लिंक कर दो। अब पिछले साल से एक प्रॉब्लम आ गई कि अगर आपका पैन आधार में नाम में डिफरेंस है या डेट ऑफ बर्थ में डिफरेंस है तो आपका लिंक नहीं होगा। आपको सबसे पहले आधार कार्ड चेंज कराओ या पैन चेंज कराओ, दोनों सेम होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन अब ये हो गई है कि अब आपको 1000 की पेनल्टी लगने लगी है। पैन आधार को लिंक करना तो पहले आप 1000 का चालान पे करेंगे, चालान पे करने के बाद फिर वो लिंक होगा। थर्ड, अभी भी बहुत लोगों के लिंक नहीं है। इस केस में गवर्नमेंट ने इस साल से क्या कर दिया, जो सैलरीड पर्सन है जिनका 31 मई तक अगर उन्होंने पैन आधार लिंक नहीं किया तो उनका 20% टीडीएस काटना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए उसकी अगर 10 लाख की इनकम है या 5 लाख की इनकम है, उसने डिडक्शंस देके उसका मान लो 10 या 20 हज़ार का ही टैक्स कटा, लेकिन उसका पैन आधार लिंक नहीं है, तो 5 लाख पे 20% 1 लाख रुपए का टीडीएस जो भी एम्प्लॉयर है उसको काटना पड़ेगा। अच्छा। कंपलसरी कर दिया, इसलिए पैन आधार अब बहुत मस्ट हो गया है। और और अगर मान लो आगे चल के भी अगर आप नहीं करते लिंक तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। एक बार अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो गया तो आपके बैंक अकाउंट में अगर पैन आधार लिंक नहीं है तो हो सकता है आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे भी नहीं निकाल पाओगे। अच्छा, तो आपको बैंक से पैसे निकालने के लिए पहले पैन आधार लिंक करना पड़ेगा। तो वो जो कहावत है ना कि लात मारनी पड़ेगी, तो अब गवर्नमेंट जो कोशिश कर सकती है पैन आधार लिंक करने के लिए वो कोशिश कर रही है। और आप मान के चलना, अब मुझे लगता है कि अगले 1 या 1.5 साल में सब लोग करा ही लेंगे, क्योंकि आप बैंक से पैसे ही नहीं निकाल पाओगे अगर ये जिस दिन हो गया तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है। जिन्होंने नहीं कराया है प्लीज़ जल्द से जल्द इसको करा लें। और जैसे सर हम रिफंड्स की बात करते हैं तो वो आने में कितना वक्त, कितने दिन लग जाते हैं? देखिए, ये ना बहुत ही क्रूशियल क्वेश्चन है। क्या होता है कि किसी ने मेरे से आईटीआर फाइल करवाई, अब सपोज करो आप आए, आपने मेरे से आईटीआर फाइल कराई, आपका रिफंड कल बैंक में आ गया, दूसरे ने कराई उसको 1 महीने में आ गया। अच्छा, ठीक है, मैडम ने करवाई या किसी और ने, तीसरे ने कराई, तो क्या होता है उनका रिफंड नहीं आ रहा है, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, तो वो यही बोलते हैं कि सर उनका रिफंड आ गया, मेरा रिफंड क्यों नहीं आया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या होता है, ऑनलाइन रिफंड की प्रोसेस जो हो गई है ना, रिफंड की प्रोसेस ऑनलाइन हो गई है पूरी, हम कुछ नहीं कर सकते। हमने आईटीआर फाइल कर दिया, रिफंड आता है बैंगलोर से, सीपीसी से, तो वहाँ से जनरेट होता है, तो उसकी कोई भी टाइम लिमिट है, आने में 1 दिन में आ सकता है, 3 महीने में आ सकता है, 6 महीने में आ सकता है, कभी कभी साल भर भी लग जाते हैं, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपका कई बार क्या होता है कि कुछ नोटिस आ गया इसलिए रिफंड नहीं आ रहा, तो आप प्रॉपरली कुछ टाइम में चेक करते जाओ कि आपको नोटिस आया कि नहीं आया। जब तक नोटिस नहीं आया है, जब तक लिखा रहता है कि रिटर्न अंडर प्रोसेसिंग है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर उसने लिख दिया प्रोसेस्ड है और उसने बता दिया रिफंड ड्यू, उसने लिख दिया कि आपको रिफंड मिलना है, आपको मिलेगा 1 महीने 2 महीने, मिलना कंपलसरी है, बट कब मिलेगा इसकी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। तो ये आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। और सर जैसे कि सेविंग्स के लिए हम बात करें, काफ़ी लोग सेव करने में बिलीव रखते हैं, कई लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कुछ आइडियाज़ बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सेविंग्स में ये बताना चाहूँगा कि आपके पास जो भी पैसा बच रहा है ना, उसको सेविंग अकाउंट में ना रखें। अच्छा, है ना। सेविंग में कितना % मिलता है? 2 से 3% मिलता है, ठीक। उसके बाद सबसे पहले आप अपने पोर्टफोलियो बनाएं, ना। पोर्टफोलियो में आपको क्या क्या रखना है? एक इमरजेंसी फंड होता है जिसको हम एफडीआर बोलते हैं। एफडीआर में पैसा नहीं रखना है, एफडीआर इज एन इमरजेंसी फंड। जब मेरे को ज़रूरत पड़े मैंने तुरंत उसको विड्रॉ किया और उसको ज़रूरत ले लिया। उसके बाद पोर्टफोलियो में आपको क्या करना है? अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट ने ऐसे बताया जिसमें आपको टैक्स की छूट मिलती है, है ना। बट अगर मैं उसको बोलूँ, उसको ना टैक्स पर्पस पे नहीं देखना चाहिए। अगर मेरे हिसाब से चलोगे तो आपका सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होना चाहिए इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि टैक्स बचा रहा है वो तो ठीक है, आपका टैक्स कितना बचाएगा, 10,000, 20,000, 25,000। बट अगर कल को कोई अनसर्टेनिटी होती है, आपको कुछ होता है, तो आपके परिवार वालों को एक बहुत छोटी रकम में बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 1 CR का टर्म इंश्योरेंस लिया तो एक बड़ा अमाउंट मिल जाता है जो उनकी एटलीस्ट फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर कर सकता है। तो पहली चीज़ आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए, और इंश्योरेंस आप जितनी कम उम्र में लोगे वो उतना बेटर है, आपका प्रीमियम बहुत कम आता है। और आजकल तो 10-12 ईयर्स का पीरियड रहता है। आपने अगर 23 में लिया
10 साल में आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा, आप फ्री हो जाओगे इस चीज़ से। तो पहला इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए। दूसरा आपको लेना चाहिए मेडिकल। अब मेडिकल में कई लोग ही बोलते हैं कि सर मान लो मैंने 10,000 रुपये साल का दिया और अगर मुझे कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरा पैसा तो वेस्ट हो गया। तो कई लोग इसलिए नहीं कराते। अच्छा। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए। आप, मैं कह रहा हूँ कि पहली बात तो आपको कुछ ना हो ज़्यादा अच्छा है भाई। 10,000 दे के कुछ नहीं हो रहा है, इससे अच्छा क्या चाहिए अपने को, है ना। बिल्कुल। आप, लेकिन आप ये सोचिए कि आपने 10,000 सपोज करो 20 ईयर्स दिए तो कितना हो गया 2 लाख। थोड़ा थोड़ा प्रीमियम हर साल बढ़ाएगा, अपन मान के चलो 3 लाख रुपए अपन ने 20 ईयर्स में पे किए। और 20 ईयर्स बाद कुछ ऐसी बीमारी आ गई कि आपको 20-25 लाख रुपए लग रहे हैं, तो आपका वो 3 लाख एक बार में कवर होगा और पूरी फैमिली का कवर होता है। तो मेडिकल इंश्योरेंस आज की डेट में बहुत जरूरी है। जैसे अभी कोरोना आया था, लोगों के 10-10, 15-15 लाख रुपए लग गए, लोग उसके बाद बचा भी नहीं पाए, खत्म भी हो गए, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जिनका इंश्योरेंस था उनको फायदा रहा। तो बहुत कोरोना के बाद टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस बहुत देखा, बहुत चल रहा है। तो मेरा सिर्फ यहाँ पे एक चीज ये कहना है कि इसको आप इन्वेस्टमेंट समझ के करो। आप टर्म इंश्योरेंस और मेडिकल को छूट के लिए मत लो कि मेरे को इनकम टैक्स में छूट मिलेगी। इनकम टैक्स में छूट कितनी मिलेगी? 25,000 रुपए दे रहे हो तो आपको 20% में 5,000 की छूट मिलेगी। बट आपको ये फाइनेंशियली बहुत साउंड करेगा अगर कल को कुछ आपको हुआ तो। 5-10 लाख रुपए आप सोचोगे भी नहीं, जान दो, क्योंकि हमारा कवर है। तो पहले 2 चीज करें, उसके बाद फिर आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ का करना है। एक होता है शेयर्स में इन्वेस्ट करना। अब शेयर्स में लोगों की धारणा ये होती है कि ये एक जुआ है, ये एक सट्टा है और यहाँ पे पैसा डूबता ही है। तो ये मैं कहूँगा बिल्कुल गलत है। अच्छा। ऐसा नहीं है। डूबता कौन है? जो F&O में ट्रेड करता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, और जो इंट्राडे में ट्रेड करता है। क्योंकि क्या होता है, वो डे क्लोजिंग होती है और उनको भी पता है कि जिस जगह ज्यादा पैसा लगा है वो अपोजिट साइड में कर देते हैं और आप पैसा हार जाते हो। मैं तो ये कहूँगा कि शेयर से अच्छा पैसा कोई रिटर्न नहीं देता अगर आप लॉन्ग टर्म पे इन्वेस्ट करते हो। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो अराउंड 20-30% रिटर्न आपको आराम से मिलता है लॉन्ग टर्म में। तो पहला प्रेफरेंस आप शेयर्स में दीजिए। अगर आप स्टडी नहीं कर सकते, आपको लगता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आप कोई पोर्टफोलियो मैनेजर ढूंढ लीजिए जो अच्छे से कराता हो, आप उसको रख लीजिए और शेयर ट्रेडिंग करें। दूसरा, म्यूचुअल फंड सेफ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम ये सोचते हैं, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हमने जैसा पैसा दिया और वहाँ पे ना एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं, तो वो आप ही का पैसा शेयर मार्केट में ही लगा रहे हैं, वो कहीं और नहीं लगा रहे, बट कुछ एक्सपर्ट्स है जो आपका पैसा लगा रहा है, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पैसा लगाया, उन्होंने अर्न किया। अब मान लीजिए म्यूचुअल फंड में उसने आपको 15% का रिटर्न दिया, तो आप सोचो कि उसने 20 कमाया होगा तब तो आपको 15 दिया है, 5% उसने रखा। तो म्यूचुअल फंड एक सेफ होता है क्योंकि एक्सपर्ट्स डील कर रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड में सेव करो। बट उससे भी अच्छा शेयर होता है क्योंकि वहाँ पे आप खुद डायरेक्ट पैसा लगा रहे हो। तो यहाँ आपको अगर 20 मिल रहा है तो म्यूचुअल फंड में आप ये मान के चलिए आपको 15%, 12% से 15% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। और उसमें एक चीज़ और होती है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है कि आपकी कितनी है। फॉर एग्जांपल जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, है ना, अब वो बोलते हैं कि मुझे अगर 1 साल में पैसा लगाना है, कोई भी मार्केट हो, चाहे आप म्यूचुअल फंड ले लो, चाहे आप शेयर मार्केट ले लो, मार्केट हर समय सेम नहीं रहता। हो सकता है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो तो मार्केट क्रैश हो जाए और आपने जो 1 लाख लगाया वो 50,000 हो जाए, तो प्रॉब्लम यहीं पे क्रिएट होती है। तो पहली चीज़, आप इनमें जब भी पैसा लगाए तो अपना एम्पल फंड लगाए जिसकी आपको ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कम भी है तो वो 6 महीने बाद वापस बराबर हो जाएगा या बढ़ जाएगा। प्रॉब्लम तब आती है कि जब मुझे ज़रूरत है तब मार्केट क्या है, उस हिसाब से मार्केट नहीं चलता है। मार्केट ये होता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है, जब बढ़ेगा पैसा मैं तब निकालूंगा, तब आप बहुत अच्छा रिटर्न अर्न करेंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में कभी भी लोन लेके पैसा ना लगाए। आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है, आप वो लगाए। मैं कह रहा हूँ 20 से 25%, 30% से कम रिटर्न नहीं मिलता। और म्यूचुअल फंड में रिस्क टेकिंग की बात की, जैसे जो सीनियर सिटीजन होते हैं वो बोलते हैं कि नहीं हमको रिस्क नहीं लेना, हमको तो 7-8% भी मिलेगा तो चलेगा। तो उसमें म्यूचुअल फंड में बहुत सारी स्कीम्स होती है, कुछ डेट फंड्स होते हैं, इक्विटी फंड्स होते हैं, फ्लेक्सी फंड्स होते हैं। तो आप आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के बेस पे आप पैसा लगा लो। मोर रिस्क मोर गेन, सबको पता है, इक्विटी में सबसे ज्यादा गेन होता है। तो अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। जो यंगस्टर्स होते हैं वो रिस्क लेने को तैयार होते हैं, तो मैंने देखा वो स्मॉल कैप में बहुत पैसा लगाते हैं, लार्ज कैप में सीनियर सिटीजन जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वो लार्ज कैप में लगाते हैं, और जो एवरेज चलना चाहते हैं वो मिड कैप फंड में लगाते हैं। तो हम तो अपने क्लाइंट से यही पूछते हैं कि आपका क्या रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है। बाकी अगर आप थोड़ा सा भी रिस्क ले सकते हो तो एटलीस्ट आप मिड कैप में लगाओ,
कुछ लार्ज में लगाओ और थोड़ा बहुत स्मॉल कैप में थोड़ा थोड़ा परसेंटेज लगाओ, तो क्या होता है कि आपका एक पोर्टफोलियो बन जाता है कि यहाँ अगर कम गड़बड़ हुआ तो वहाँ से कमा लेंगे, वहाँ गड़बड़ हो तो यहाँ से कमा लेंगे। तो इस तरह से आप म्यूचुअल फंड में भी और शेयर में भी अलग अलग कैटेगरीज में पोर्टफोलियो बना के अच्छा अर्न कर सकते हैं। और एक चीज़ है कि एक ही जगह पे कभी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना हमको, कि भैया किसी ने बोला ये शेयर अच्छा है या ये म्यूचुअल फंड अच्छा है, पूरा पैसा लगा दो, ये गलती बिल्कुल नहीं करना। अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज़ है तो एटलीस्ट आप ये मान के चलो कि मेरे को उस 1 लाख को 6 से 7 जगह पे इन्वेस्ट करना है। अगर मान लो कोई कंपनी डूब गई या 2 कंपनी भी डूब गई, तो जो बाकी की 4 या 5 कंपनी है ना, वो इतना अर्न करके दे देगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये गलती कभी ना करें हम, और अपना नॉलेज समझ के करें। ऐसा नहीं कि उसने बोला ये खरीद लो, उसने बोला ये खरीद लो, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप उसमें स्टडी करें, आप एनालिसिस करें और उसके बाद पैसा लगा, क्योंकि पैसा आपका है। डूब गया तो सामने वाला बोलेगा भाई मैंने बताया था, मैंने तुमको ये थोड़ा बोला था कि खरीद लो। तो अपना एनालिसिस करें और उस हिसाब से पैसा लगाएं। सोच के समझ के सभी बोलते हैं, तो आपको सोचना है, समझना है, फिर इन्वेस्ट करना है। वेल सर, हमारे पास आपके लिए एक है लास्ट रैपिड फायर राउंड। उसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेस्ट एडवाइस यू हैव रिसीव्ड एट वर्क। हार्ड वर्क। आपने सीए का प्रोफेशन क्यों चूज किया? क्यों चूज़ किया, इसकी बहुत बड़ी कहानी है। बट यही है कि सीए में रिस्पेक्ट बहुत है और फाइनेंशियली भी काफ़ी साउंड है, इसलिए मैंने सीए को चुना। ओके, बेस्ट मेमोरी ऑफ योर टीनेज। आई हैव अ टॉपर इन क्लास 12th। अच्छा, ओके। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, अगर आपको चूज करना उनमें से। इन्वेस्टमेंट्स। ओके, लास्ट है आपके लिए, यदि आप सीए नहीं होते तो फिर आप किस प्रोफेशन में होते? सिंगिंग या क्रिकेटर। अच्छा, और जैसे कि आपने कहा कि आप सिंगर होते, तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस के लिए एक कोई गाना गा दीजिए। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। थोड़े आंसू है, थोड़ी हंसी, आज गम है तो कल है खुशी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ओके, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे ऑडियंस को आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशंस दी रिगार्डिंग टू इनकम टैक्स रिटर्न एंड एनीथिंग, and again thank you so much. Well, that's all for today. I hope you guys liked the show. V Radio 89.6 हमेशा आपके साथ।